अब आगे बढ़े, अगला हेडिंग लॉक। और हम लॉक पढ़ेंगे, फिर हॉब्स को रिपीट करेंगे। बिना हॉब्स के किए हुए हम लॉक को आगे कर नहीं सकते। कंपैरेटिव लिखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। तो अब हम देखें जो, और देखिए ये जो वातावरण में लिखवाई, यहीं से मैंने क्लास की शुरुआत की थी। यही तो यांत्रिक भौतिकवाद है, यहीं से हमने क्लास की पूरी शुरुआत की थी। इसलिए एक बार से एक बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा गया था, उसने कहा भी था कि हॉब्स के विचारों को अस्वीकार करना ठीक वैसा होगा जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ज्यामिति के सारे विचारों को अस्वीकार कर रहा है तो एक काम उसको करना पड़ेगा, ज्यामिति का पिलर खिसका देना होगा। और ज्यामिति का पिलर क्या है? त्रिभुज के तीन कोण का योग 180 अंश है। इसलिए हॉब्स ने के विचारों को खत्म करना है, इस मूल मान्यता को समाप्त कर देना होगा कि मानव का स्वभाव स्वार्थी है। इसे ज्यामिति से उतना प्रभावित था कि उसको लगता था मैं पॉलिटिक्स में से निष्कर्ष लाऊंगा जैसे ज्यामिति में है, जैसे ज्यामिति में है। अगला है जॉन लॉक। जॉन लॉक लॉक अभी आएंगे, लॉक की चिंता क्यों कर रही है? नहीं नहीं, जैसे नहीं, यही खुराफात है दिमागी। लॉक हमने बताया, हो सकता तुमने पढ़ा हो तो, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको फिर लॉक के बारे में बताया, फिर तो बात अजीब से। अब मैं तो हम लंदन जा रहा हूँ, तुमको फ्रांस के बारे में बताओ सर। भाई लंदन तो देख लो पहले, फ्रांस के बारे, ये भी बावरापन है। कई बार अच्छे बच्चे इसी तरीके से करते हैं। कई बार अच्छे बच्चे इसलिए फेल होते हैं कि मुझे बता रहा हूं उस पर उनका ध्यान नहीं, जो नहीं बता रहा हूं उस पर उनका ध्यान है, उस चक्कर में सीख नहीं पाते। ये नहीं करना है आपको। लॉक करें। अच्छा, लॉक की सारी परिस्थितियां वही हैं जो हॉब्स की है। आप देख ही रहे हैं कि इसका मतलब है हॉब्स की मृत्यु कब हो रही है? हॉब्स की मृत्यु कब हुई है? 1679 में। यानी हॉब्स के दौरान लॉक बाकायदा था। तो इंग्लैंड की परिस्थितियां कमोबेश वही थी, जो परिस्थितियां हॉब्स के समय थी वही परिस्थितियां लॉक के समय थी। लेकिन आप याद रखिए, विचारक के विचार को परिस्थितियों के अलावा व्यक्ति का स्वभाव भी निर्धारित करता है। और लॉक बड़ा अच्छा, व्यक्ति के स्वभाव का भी फर्क विचारकों पर जरूर होता है, लेकिन इस बात की व्याख्या कहीं कोई अलग से करता नहीं। फिर भी हॉब्स ने व्यक्ति को ऐसा देखा जैसे सम्राट क्लिविस। लॉक का व्यक्ति कैसा है? क्योंकि अच्छा, यही पॉलिटिकल साइंस में खास बात है, यही हमारे विषय की विशेषता है जो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री से अलग कर देती है। हॉब्स कितना भी चाहे कि मानव स्वभाव को ज्यामिति जैसा निष्कर्ष निकाल लिया जाए, ये मान्यता विवादास्पद है, क्योंकि आज तक मानव स्वभाव के बारे में कोई अंतिम निष्कर्ष में प्राप्त हो नहीं पाया है। कुछ लोग कहते हैं मानव संत जैसा होता है, कुछ लोग कहते हैं मानव सम्राट क्लिविस जैसा होता है, कुछ लोग कहते हैं मानव सुख प्राप्त करने वाला है, कुछ लोग कहते हैं आजादी पसंद है, कुछ लोग कहते हैं सद्गुण प्राप्त करना चाहता है। क्या करना चाहता है, यही कंफ्यूज है। और यही मानव कंफ्यूजन है, यही मानव की अपार विशेषता है। आज तक हम मानव की ऐसी कोई परिभाषा नहीं दे पाए जैसे हम मार्कर की लंबाई चौड़ाई बता दें। यही मानव की बड़ी विशेषता है, यही मानव की विषय खास बात है जिसे हम फिजिक्स से नहीं समझ सकते। फिजिक्स में एक ही उत्तर होता है, मैथमेटिक्स में 2 + 2 4, पॉलिटिक्स में कहा जाता है 2 + 2 5 हो जाता है। और कई बार साइंस पढ़ के हम केमिकल की तो केमिस्ट्री समझ जाते हैं, जिसके साथ जीवन भर रह रहे हैं उसी के साथ केमिस्ट्री मैच नहीं हो पा रही है। केमिस्ट्री के सारे फार्मूले हल कर दिए, अपने सह मानव के साथ फार्मूला नहीं हल हो पा रहा है। इसे मानवीय के विषय की आवश्यकता पड़ती है कि सच मानिए कि वास्तविकता जीवन क्या है, इसी खोज में सारे फिलोसोफर पड़े रहे। तो लॉक ने कहा, लॉक से पूछा गया मानव स्वभाव कैसा है, उनका रणबीर कपूर जैसा है, नाना पाटेकर जैसा नहीं है। हॉब्स का स्वभाव कैसा है? नाना पाटेकर जैसा। नाना पाटेकर सर खुजला खुजला के मारता है, किसी फिल्म में देखो आप। लेकिन इधर लॉक क्या है? अच्छा, मैं रणबीर कपूर की 2 फिल्में देखी थी, उसमें लड़ाई हो रही थी, तकिए से मार तकिए से। भाई अगर लड़ाई पिलो फाइटिंग हो रही है फिर तो अच्छा ही है। इसे लॉक स्वभाव से हॉब्स जैसा नहीं है। लेकिन इंग्लैंड विचारक किसका है? इंग्लैंड का। और इंग्लैंड के लोगों में खास बात है, देखिए इंग्लैंड के लोग, जर्मनी के लोग, फ्रांस के लोग, यूरोप का नेचर अलग अलग है। इंडिया में भी लखनऊ जाइए तो वहां नवाबी अंदाज है, पहले आप पहले आप पहले आप। और कई बार तो लखनऊ एक चुनाव हो रहा था, उसकी कहानी मैंने किसी बता रखी थी आपको, बड़े अच्छे चुनाव वहां होते हैं।
वहां कोई आपको गाली देगा तो आधे घंटे बाद समझ पाएंगे तो गाली देके चला गया, इतने प्यार से गाली देता है। लखनऊ का अंदाज अलग है, हमारे यहाँ मारवाड़ी, जो लखनऊ और मारवाड़ी अंदाज है इंग्लैंड वाले लोगों का अंदाज है। अब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन फ्रांस को देखना हरियाणा जाइए, हमारे यहाँ फ्रांस को देखना हरियाणा जाइए। एक बार मैं हरियाणा में पहले मेरा आमना सामना हुआ, मैं कहीं ट्रेन से फरीदाबाद जा रहा था दिल्ली से, तो मेरे बगल ताऊ बैठे थे, तो मैं कहा ताऊ ये फरीदाबाद कौन से स्टेशन पाएगा, तो उससे मैंने घड़ी पहन रखी, मैंने घड़ी देखा, ताऊ का जवाब मैं सुन के दंग रह गया। उनका तैने घड़ी देख के उतरना है के? मैं कहा अरे ऐसे कैसे जवाब होता है। हरियाणा में एक दो बार गया मैं, अभी से दूसरी बार ऐसा मौका मिला, तो मैं इसे जा रहा था, मैंने कहा पेट्रोल पंप कहाँ है, आग लगाना है के? मैं कहा अरे अजीब सी बात है। तो हरियाणा के लोग दोस्तों दिल के बड़े साफ होते हैं, लेकिन जो बात कहते हैं उसके पहले कह देते हैं, सोचना आपका काम है, सोचने की जिम्मेदारी उन लोगों ने ले ही नहीं रखी है। और एक बात आप याद रखिए, जो बहुत ज्यादा सोचता नहीं, शरीर से हमेशा हट्टा कट्टा होता है, और जो बिला वजह सोचता रहेगा ये दुनिया क्यों बनी, ये दुनिया क्यों आई, हम इसमें क्यों है, तो हमेशा फिर खाएंगे कुछ, शरीर में लगेगा ही नहीं। हरियाणा वालों सीखिए, वो कह देते हैं जिसको सोचना वो बाद में सोच लेगा, उनका सोचने वाला काम नहीं है भाई, करने वाला काम है। हरियाणा फ्रांस जैसा, इसलिए फ्रांस का इतिहास देखिए, हर बात में क्रांति, हर बात में लफड़ा। इंग्लैंड का इतिहास, मारवाड़ी किसी को गाली भी देगा समझ नहीं पाएंगे यार, एकदम लखनवी अंदाज है। मारवाड़ी किसी को काटेगा भी तो बाकायदा पहले चक्कू में शहद लगाएगा, और धीरे से इंग्लैंड के लोगों ने हर परिवर्तन कर दिया। जर्मनी में जाएंगे, जितने परफेक्शनिस्ट आइडियलिस्ट पैदा हुए सब जर्मनी में, फिक्टे, कांट, शेलिंग, हेगल। जर्मन के बारे में कहा, अलग अलग लोगों का यूरोप में अलग अलग स्वभाव है। जर्मन बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, जर्मन कोई काम कर दे तो उसमें आप नुक्सान निकाल सकते हैं। फ्रांसीसी बड़े आंदोलनकारी होते हैं। इंग्लैंड के लोगों में कमाल की बात है, कॉमन सेंस बड़ा जबरदस्त होता है। इंग्लैंड का आदमी 100 साल बाद की सोच जाता है, कॉमन सेंस होने में, पढ़ने लिखने में कोई सीधा संबंध नहीं होता। कई लोग दोस्त किताबें पढ़ के व्यवहारिक जीवन बहुत अनफिट होते हैं। मुझे अभी भी एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति पीएचडी कर लिया, पूरा पीएचडी कर लिया, जब गांव बस गया। अब गांव बस गया, उसको लगा मैं पीएचडी किया हूं, बाकी गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, और उसका गांव में किसी के साथ संबंध है। मैं एक बार गया मिलने, हमने क्या हुआ, उनका गांव में सब मूर्ख है, वो किसी से बात ही नहीं करता। भाई देखिए अभी तो सैद्धांतिक दुनिया, आपको जीवन तो वही जीना है उनके साथ। गांव वाले से मैंने पूछा, भाई इनका कहीं ये पता नहीं कहां से पागल आया है हमारे गांव में। कमाल की बात है। इसलिए आप याद रखिए दोस्तों, कितना पढ़ लिख लेंगे, आपको व्यवहार पे, आपको भाई दुनिया यही समाज में तो रहना है, किताबी दुनिया थोड़ी चलती है। अगर आपको व्यवहार देखना है तो इंग्लैंड वालों सीखिए। इंग्लैंड वालों में क्या जबरदस्त कॉमन सेंस होता है, और कहा जाता है कि लॉक ने सारा परिवर्तन कर दिया, हॉब्स जैसा पंगा नहीं किया। हॉब्स ने सबसे दुश्मनी मोल रखी थी, लॉक ने ऐसा काम एकदम नहीं किया। इसे कहा भी जाता है इंग्लैंड की आत्मा आपको देखनी है तो एक बार लॉक को देख लीजिए। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां इतना बड़ा बड़ा चेंज आ गया, दुनिया का एकमात्र ही देश है जहां गौरवमयी क्रांति हुई। क्रांति भी हुई है बिना रक्त के, और वो चिंतन लॉक में आता है। बिना रक्त के क्रांति हो जाए ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। जहां इतना बड़ा लोकतंत्र है फिर भी लोग महारानी की इतनी इज्जत करते हो। महारानी को सम्मान देने के लिए 16 किलोमीटर लाइन लगी, और वो लाइन जिसमें लोग एक आदमी टस से मस नहीं हुआ। हमारे यहाँ अगर शादी ब्याह में भी 10 लोगों की लाइन लग जाती है, उसमें मेट्रो में आप देखिए एक आदमी रॉकेट तरह के बीच में घुस जाएगा। हमारे यहाँ सब आदत नहीं है, हम वेट नहीं कर सकते। 16 किलोमीटर की लाइन लोग ऐसे लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि यार उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से चले जा रहे हैं। इंग्लिश का कॉमन सेंस है ये, इंग्लिश। और इसी बात को लॉक ने आगे बढ़ा दिया है। लेकिन परिस्थितियां क्या थी, बस एक फर्क ये था कि लॉक के समय भी इंग्लैंड गृह युद्ध जैसी स्थिति में फंसा हुआ था, क्योंकि यहाँ भी राजा और संसद की शक्तियों के बीच संघर्ष जारी था। यहाँ भी दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था। इंग्लैंड का समाज जो हॉब्स के समय ही बन गया था, अब तो इंग्लैंड का समाज शहरीकृत होने लगा था। अब इंग्लैंड का समाज कैसा हो गया, शहरीकृत।
औद्योगिक। इसका मतलब है अब तो इंग्लैंड में पूंजीवाद लगातार आगे बढ़ता चला गया, पूंजीवाद आगे बढ़ता चला गया। यद्यपि चर्च कई बार बीच में अपने प्रभाव दिखाई देता था, फिर भी आप देखेंगे प्रोटेस्टेंट और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक को लेकर थोड़े मतभेद तो कई बार बने रहते थे। फिर भी समाज में बड़ा परिवर्तन था। अब तो समाज शहरीकृत औद्योगिक कैपिटलिस्ट हो गया, सामंतवादी समाज नहीं रहा। लेकिन दूसरा समस्या बनी हुई थी, संसद और राजा के बीच शक्तियां थी। और ये भी आपको याद दिला दें, जो शहरों में व्यक्ति आया, यानी याद रखिए जीवन में पहली मांग होती है स्टेबिलिटी की। इसलिए हॉब्स इस बात के लिए लिख रहा था, वो था शक्तिशाली राजा। लेकिन जब शक्तिशाली राजा आ गया, जान बच गई, तो आप याद रखिए फिर हमें तलाश होती संपत्ति की, फिर हमें तलाश होती आजादी की। इसलिए हॉब्स के चिंतन में मूल मामला ये था कि शासन तो बन गया, संप्रभुता तो आ गई, लेकिन संप्रभुता और आजादी, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि पॉलिटिकल थिंकर सामान्यतः जिस मुद्दे पर विचार करते हैं, शक्ति या स्वतंत्रता, तो लॉक को ऐसा लगने लगा कि भाई अगर ज्यादा ही राजा शक्तिशाली होगा, वो कहीं लड़वा देगा, फिर तुम्हारी संपत्ति खतरे में आ जाएगी। राजा अनियंत्रित होगा, कहीं टैक्सेशन लगा देगा। यानी अब लॉक को ये चिंता नहीं थी कि शक्तिशाली राजा होना चाहिए, तो पहले से था। लॉक को चिंता होने लगी कि शक्तिशाली राजा के बड़े नुकसान हो सकते हैं, और खास तौर पर पूंजीपतियों के लिए अगर शक्तिशाली राजा का शासन रहेगा तो इनके लिए बार बार समस्या आ सकती है। कहीं भी टैक्सेशन आ जाएगा, कहीं भी लोग लड़वा देंगे, अशांति पैदा कर देंगे। तो लॉक का चिंतन बिल्कुल अलग किस्म का आ गया। दूसरी बात, इंग्लैंड था तो पूरे यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति थी, ये तो बाकायदा हॉब्स के समय से ही था। इसलिए जॉन लॉक भी अनुभववाद से बड़ा प्रभावित था, एम्पिरिसिज्म से। एक नया विचार इंग्लैंड में आ रहा था, अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म। और संयोग की बात है, वो एम्पिरिसिज्म का जन्मदाता है अनुभववाद। एक नया विचार इंग्लैंड में चला रहा था, अनुभववाद। और हम आपको याद दिला दें, रेशनलिज्म यानी लॉक एक तरीके का अनुभववादी था। अनुभववादी का मतलब होता है, देखिए ज्ञान प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं, अनुभववाद का मतलब क्या है, यानी यह भी वैज्ञानिक क्रांति का परिणाम था। क्योंकि इंग्लैंड में अब लोग पारलौकिक दुनिया के बजाय, अच्छा अनुभववाद का मतलब एक सिंपल सी बात देख लीजिए, अनुभववाद का मतलब है कि ऐसा जो हम आंखों से देख सके, ऐसा जो हाथों से छू सके, ऐसा जिसका जीभ से स्वाद लिया जा सके, ऐसा जो हम अपनी इंद्रियों से देख सके, आंख से देख सके, जीभ से स्वाद ले सके, हाथ से छू सके, ऐसी ही वस्तु का अस्तित्व है, इसे कहते हैं अनुभववाद। यानी जिस चीज को हम हाथ से छू नहीं सकते, इसलिए अनुभववादी व्यक्ति ईश्वर आत्मा परमात्मा के बारे में संदेह करेगा। भाई अनुभव क्या है, आप हमें देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, यही तो अनुभववाद है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये बताओ, इस दीवार के पीछे कौन बैठा है, तो मैं कहूंगा नहीं, वहां तक मेरी इंद्रियां नहीं पहुंच पा रही हैं। अब जहां तक मेरी इंद्रियां नहीं पहुंच पा रही हैं, उसके विषय में मैं कैसे कुछ कह सकता हूं। इसलिए अगर मैं आपसे ये पूछना शुरू करूं कि मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है, तो आप कहेंगे पता नहीं, क्योंकि यहां तक अंदर आपकी इंद्रियां नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर आप कहते हैं कुछ है, तो तब आप रहस्यवादी हैं, तो आप बागेश्वर धाम वाले हैं। रहस्यवादी यही दावा करते हैं, प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे लोग यही दावा करते हैं। और आप देखिए आधुनिक चिंतन होने के साथ मेटाफिजिक्स तो पीछे चली गई, मेटाफिजिक्स पीछे नहीं रही। रहस्यवाद के लिए कोई जगह, वैज्ञानिक आदमी रहस्यवाद को नहीं मानता, वैज्ञानिक आदमी रहस्यवाद के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब है जो भी अनुभव से दिख रहा है वही सच है, और जो हमारी इंद्रियातीत है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के परे है, उसके बारे में कुछ हम कह नहीं सकते कि है या नहीं है। तो अब आप देखेंगे इसी वैज्ञानिक क्रांति का परिणाम था कि अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म, एक नई विचारधारा फैल गई इंग्लैंड में। अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म के रूप में एक नया विचार फैला इंग्लैंड में। और आपको यह भी याद दिला दें कि हॉब्स ने क्या किया था, सामाजिक समझौते का प्रयोग किया। लॉक ने सारे उन तरीकों का प्रयोग कर लिया जो हॉब्स कर रहा था, लेकिन लॉक कभी ये दावा नहीं करता कि फिजिक्स का प्रयोग, ज्यामिति का प्रयोग,
साइकोलॉजी का प्रयोग पॉलिटिक्स में करने जा रहा है, बल्कि उसने बातें बड़ी कॉमन सेंस के हिसाब से कह दी। और लॉक का मूल पर्पज क्या था? आजादी। व्यक्ति को आजादी कैसे मिले, व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा कैसे हो, यही तो चिंता थी, क्योंकि अब शक्तिशाली राजा तो बन ही गया। तो लॉक का चिंतन कहीं न कहीं चेंज हो गया। और आपको हमें याद दिला दें, लॉक ने इस बहाने कुछ ऐसा विचार कह दिया, यानी परिस्थितियां वही जो इंग्लैंड की थी, परिस्थितियां तो बिल्कुल वही है जो हॉब्स के समय इंग्लैंड की थी, उस समय भी परिस्थितियां वैसी है, लेकिन बस लॉक के देखने का नजरिया बदल गया। और संयोग की बात है कि जिस समय यही वो समय था जब 1688 की गौरवमयी क्रांति हुई। यह लॉक का जीवन काल था। जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्रांति हुई 1688 में, तो कहा भी जाता है इस पूरी क्रांति का नायक था लॉक। इस पूरी क्रांति का नायक था लॉक। यदि जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई लॉक ने तो किताब लिखी, जो किताब उसने लिखी, जो क्रांति का आगाज जिस किताब ने किया, उस किताब का नाम है टू ट्रीटाइसेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइसेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो अब संयोग की बात है कि लोग कहते हैं भाई इस किताब की डेट जो लिखी गई है वो 1691। तो लोग कहते हैं भाई 1688 में क्रांति हो रही है और किताब का जो डेट लिखा जा रहा है पब्लिशिंग का वो 1691 लिखा जा रहा है। इसका मतलब इस किताब ने क्रांति पैदा किया है, क्रांति के बाद किताब लिखी गई। इस तरह सोच के देखिए। और आप जानते हैं गौरवमयी कितनी बड़ी क्रांति थी। यह राजा के शासन के अंत था ये गौरवमयी क्रांति। गौरवमयी क्रांति से इंडस्ट्रियलाइजेशन तो पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हो चुका, यानी पहले दुनिया में आर्थिक क्रांति हुई, उसके बाद पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ। और इस बात पे कई बार लोग विवाद पैदा करते हैं कि आखिर में क्या वाकई लॉक ही इस बात का रिस्पॉन्सिबल था। तो आपको हम याद दिला दें, पीटर लास्लेट ने बाकायदा ये रिसर्च किया है। पीटर लास्लेट, घासलेट नहीं। तो पीटर लास्लेट ने बाकायदा रिसर्च किया है और पीटर लास्लेट ने बताया कि नहीं, किताब तो पहले लिख ली गई थी लेकिन डर के मारा प्रकाशित नहीं हो पाई, क्योंकि आपको याद दिला दें लॉक राजा खिलाफ लिख रहा था और राजा ने लॉक को दौड़ाया, क्योंकि लॉक ने जो बातें कहनी शुरू कर दी उससे राजतंत्र खिलाफ विद्रोह पनप गया। तो राजा ने कहा ऐसी उल्टी सीधी बातें कर कौन रहा है? उनका ये लॉक है, बड़ी किताब लिख रहा है, उसको दौड़ाओ तुम। राजा भाग गया हॉलैंड भाग गया। क्रांति हुई उसके बाद आया। और इसलिए आप देखेंगे क्रांति के बाद इंग्लैंड का राजा भागा, हॉलैंड के राजा और महारानी को बुलाया गया इंग्लैंड में राजा बनने के लिए। यानी गौरवमयी क्रांति है या लोकतंत्र का आगाज, गौरवमयी क्रांति है या दुनिया में संविधानवाद की शुरुआत। धीरे से आप बोल रहे हैं। गौरवमयी क्रांति है राजाओं की सत्ता की पुंगी बच जाना है। अधिनायकवाद गया, तानाशाही गई, संविधानवाद का आगाज हो गया। ये गौरवमयी क्रांति है या अमेरिकी संविधान निर्माताओं का आदर्श है। याद रखिए, जैसे गौरवमयी क्रांति हुई पूरी दुनिया से लोग लॉक के विचारों को पढ़ने लगे। फ्रांसीसियों ने तुरंत देखा, फ्रांसीसियों ने कहा भाई कौन ऐसी बात कर रहा है? लॉक ने कहा मैं कह रहा हूं। तब तो रूसों ने कहा मैं भी कह रहा हूं। लॉक रूसों की बात मिली, फ्रांस की सत्ता उखड़ गई। इसलिए जरा यूरोप से अब सीखिए। यूरोप सीखने की आवश्यकता यह है कि यूरोप का हम आसानी से आलोचना कर देते हैं। आज भी दुनिया के तमाम देशों में राजाओं के शासन चल रहे हैं दोस्तों। और इसलिए यूरोप के इतिहास को वर्तमान से जोड़ के देखिए, यूरोपीय तानाशाही खिलाफ उतने खिलाफ हैं जितने पुतिन के। आपको ये यूक्रेन का आदमी मरने को तैयार है, दास की तरह जीने को तैयार नहीं है। ये आजादी की इच्छा है जो संघर्ष चल रहा है। तो आम जनता ऐसी आमादा हो जाए लड़ने के लिए, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं। जिसके पास, और आम जनता वो जिसके पास भौतिक संपन्नता पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल खराब जीवन में थे, लेकिन वो आजादी को छोड़ने के। यूरोप का मतलब है आजादी। और दुनिया के आज भी कई देशों में राजा का शासन, चर्च का शासन, वो हर बात पे यूरोप की आलोचना करते हैं। अरे ये साम्राज्यवादी, ये लुटेरे, ये चोर,
डैश 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 क्या क्या कह देते हैं। और तब तक उधर फ्रांस में क्रांति हो रही है, तब तक अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन और मेडिसन ने आया, उनका ओ माय गॉड, लॉक ने क्या आइडिया दे दिया। इसलिए आप याद रखिए 400 साल बाद दुनिया में अगर कोई धूम मचा रहा है, कौन है? समकालीन विचारक नॉजिक ने किताब लिखी, समकालीन विचारक नॉजिक। समकालीन नवउदारवाद से लेकर पूरी दुनिया में लॉक की चर्चा है दोस्तों। और इसलिए कई बार तर्क से कॉमन सेंस जीत जाता है, कॉमन सेंस तर्क से जीत जाता है। और कैसे कॉमन सेंस होता है इसका एग्जांपल बता दूं मैंने वो एक मेरे रिलेटिव थे, क्या वही टीचर, संयुक्त से टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे। उनका कॉमन सेंस बड़ा जबरदस्त था, प्रधान के चुनाव लाओ भी लड़ लेते थे, चुनाव जीत जाते थे। कम्युनिकेशन स्किल, मैं क्लास 6 में, अभी अब वो नहीं रहे, कई बार ऐसा समय हो गया, यही तो जीवन है। तो एक बार मैं उनके साथ शहर में निकला, पहली बार मुझसे मिलने आए थे। तो मैं रहता था जैसे आप जैसे शहर में रहे, मैं भी रहता था, तो मिलने आए। तो उनका चलो किसी से मुझे मिलना है। मैं कहा चलो सर। तो मैं जा रहा था, अचानक उनके सामने से एक आदमी से टकराया। उन्होंने कहा मैंने जिसको बोला था ढूंढने के लिए, आपने ढूंढ दिया है? कहा मैं ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा तो बता दूंगा। वो निकल गए। उनके मेरे दिमाग में कुछ हुआ, मैं कहा यार अजनबी सर, ये किसको ढूंढने आए हैं वहां, ये कौन आदमी था? अब बच्चों का दिमाग, क्लास 6 में समझ सकते हैं कितने बच्चों के दिमाग होते हैं। मेरे से रहा नहीं गया, 10 कदम चले। मैंने कहा सर ये बताओ ये था कौन, आपको जानता था? कहीं किसको ढूंढने की बात आप कर रहे थे? कह रहे हमें क्या पता। मैं कहा अरे आपको पता भी नहीं? उनका जैसा उसने सवाल किया वैसा मैंने जवाब। कॉमन सेंस। जीवन में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या होना? कॉमन सेंस। कई लोग देखें क्राइसिस सिचुएशन थे जबरदस्त तरीके से हैंडल कर लेते हैं, कई लोग उसमें मास्टर होते हैं। क्राइसिस आ जाए और कई लोग रायता फैलाने के मास्टर होते हैं। अच्छी खासी पूरी बारात सजी हुई है, उनको बैठा दो वहां पे, रायता न फैल जाए, पूछो मत। अब कई लोग समेटने में मास्टर होते हैं, उनको बस कितनी क्राइसिस कंडीशन को पहुंचा दो वहां पे। कॉमन सेंस। लॉ किसका फिलोसफर है? कॉमन सेंस का। क्रांतियों का नायक है वो। क्रांति मंगल पांडे है इंग्लैंड का। ये कौन है? लिखने की बात है। क्या लिखा आपने? अगर हम देखिए हर विचारक के सेंट्रल पॉइंट से शुरू करें तो लॉक का सेंट्रल पॉइंट क्या है? अच्छा ये बात आप देखेंगे, अरे लॉक में भी वही सामाजिक समझौता है, मानव स्वभाव, संरचना पूरा हॉब्स जैसा। उद्देश्य नहीं, उद्देश्य बदल गया। कैसे? लिख लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए। हाँ हेडिंग पड़ी नहीं थी, हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग है। जो मेन क्रीम थॉट है उसका एकदम से सेंटर में आता है, लिख लीजिए, स्वतंत्रता का विचार। स्वतंत्रता का विचार पहला पॉइंट। अब देखिए हर बार हम हॉब्स को कंपेयर करेंगे, कैसे? लिख लीजिए, स्वतंत्रता का विचार। पहला पॉइंट, हॉब्स के चिंतन में अराजकता और शक्तिशाली निरंकुश राजा के बीच, हॉब्स के चिंतन में अराजकता और शक्तिशाली राजा के बीच कोई तीसरा विकल्प उपलब्ध नहीं था। हॉब्स के चिंतन में अराजकता और शक्तिशाली राजा के बीच कोई तीसरा विकल्प उपलब्ध नहीं था। जबकि लॉक ने
तीसरे विकल्प का निर्माण करते हुए कहा, जबकि लॉक ने इस तीसरे विकल्प का निर्माण करते हुए कहा कि विधि के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है। हॉब्स ने इस तीसरे विकल्प का निर्माण करते हुए कहा कि विधि के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है। और उसका प्रसिद्ध कथन है, कि विधि स्वतंत्रता का संवर्धन भी करती है। उसका प्रसिद्ध कथन है कि विधि स्वतंत्रता का संवर्धन भी करती है, संरक्षण भी करती है। स्वतंत्रता का संवर्धन भी करती है, संरक्षण भी करती है, जिसका अभिप्राय है कि राज्य के अभाव में स्वतंत्रता का विचार संभव नहीं है। राज्य के अभाव में स्वतंत्रता का विचार संभव नहीं है। परंतु लॉक ने कहा कि प्रत्येक राज्य प्रत्येक विधि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए उपयोगी नहीं है। प्रत्येक राज्य प्रत्येक विधि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए निरंकुश राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संभव नहीं है। निरंकुश राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संभव नहीं है। अपितु स्वतंत्रता का विचार निरंकुश राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संभव नहीं है, अपितु स्वतंत्रता का विचार संविधानवाद में ही उपयोगी है। अपितु स्वतंत्रता का विचार संविधानवाद में ही उपयोगी है। अब हम संविधानवाद अभी आगे बता देंगे, जिसका अभिप्राय है कि शासन सत्ता को सीमित किए बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है। A letter on toleration में लिखते हुए कहा, उसने A letter on toleration में लिखते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है
धार्मिक स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है। धार्मिक स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है। और राजा का धर्म प्रजा पालन करे। राजा का धर्म प्रजा पालन करे यह आवश्यक नहीं है। राजा का धर्म प्रजा पालन करे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि राजा का धर्म प्रजा पालन करे यह आवश्यक नहीं है। राजा का धर्म प्रजा पालन करे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि तत्कालीन इंग्लैंड में ईसाई धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच विभाजित हो गया था। तत्कालीन इंग्लैंड में ईसाई धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच विभाजित हो गया था। ईसाई धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच विभाजित हो गया था और राजा कैथोलिक होता था। तो वह जनता से कैथोलिक हो जाने की अपेक्षा करता था। जब राजा कैथोलिक होता था तो वो जनता से कैथोलिक हो जाने की अपेक्षा करता था। राजा कैथोलिक होता था, जनता से कैथोलिक हो जाने की अपेक्षा करता था, जबकि प्रोटेस्टेंट राजा आम जनता से प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाने की अपेक्षा करता था। जबकि प्रोटेस्टेंट राजा आम जनता से प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाने की अपेक्षा करता था। इसी का विरोध लॉक ने किया। इसी का विरोध जॉन लॉक ने किया। इसी का विरोध जॉन लॉक ने किया। इसलिए लॉक के चिंतन में व्यक्तिवादी विचार प्रभावी हो गए। इस लॉक के चिंतन में व्यक्तिवादी विचार प्रभावी हो गए। व्यक्तिवाद अंडरलाइन, देखिए बहुत बड़ा शब्द है ये। देख कैसे यूरोप का इतिहास बदल रहा है। अच्छा, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहने में थोड़ी शंका थी। कहा जाता है कि हॉब्स ने व्यक्तिवाद की बात तो कर दी, लेकिन हॉब्स ने मान लो को उलझा कैसे दिया था कि जब भी पॉलिटिक्स में बात होगी राज्य व्यक्ति की, यही चिंतन, राज्य व्यक्ति की बात को हॉब्स ने उलझा दिया था। क्योंकि देखिए हॉब्स की चिंता में पजल है। पजल यह है, वो कहता है देखो भाई विकल्प दो है, ऑप्शन दो है, ऑप्शन तीसरा नहीं है। या तो आपको निरंकुश राजा के अंतर्गत रखना है या तो अराजकता, दो ही विकल्प है। लेकिन इसका मतलब है, ये बात तो स्पष्ट है। फिर लॉक से पूछा गया कि हॉब्स ने क्या कहा। इसे देखिए लॉक ने कभी हॉब्स की बात को इनकार नहीं किया, बस हॉब्स की बात को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। उसने कहा नहीं, बिना राज्य के, भाई विधि तब होगी जब राज्य होगा, बहुत लॉजिकल है। संविधान के लिए राज्य आवश्यक है, विधि के लिए राज्य आवश्यक है। तो बिना राज्य के आजादी मिलेगी तो सोचता ही नहीं था कि नहीं, स्वतंत्रता स्वच्छंदता में ही तो फर्क है। स्वच्छंदता का मतलब जहां लॉ न हो, सरकार न हो, विधि न हो, कोई कुछ भी कर दे, तो जंगल में स्वच्छंदता है।
आजादी का मतलब विधि है, और लॉक ने भी माना कि विधि का विरोध आजादी नहीं है, लेकिन उसने ये कह दिया कि नहीं नहीं, निरंकुश राजा और आजादी ये एक दूसरे के विरोधी है। हॉब्स इसलिए कह, हॉब्स के व्यक्तिवादी मानने में बार बार आपत्ति क्यों होती थी? अरे व्यक्तिवादी निरंकुश अनियंत्रित राजा को नहीं मान सकता। और आप याद रखिए, निरंकुश व्यक्तिवादी राजा वैसी आजादी को छीनता है जैसे परिवार में निरंकुश पिता। अच्छा, परिवार में आजादी आपको मिलती है? किसको मिलती है भाई? कहां से आते हो मेरे दोस्त? हैं? ये देखो, ये यूपी से आ रहा है, कह रहा है परिवार में आजादी मिलती है। अच्छा, मतलब कि आप पेरेंट्स आपकी हर बात पूछ करते हैं आपसे? अच्छा, कमाल की बात है, ऐसा परिवार। ये कह रहा है जो मैं बताता हूँ उसके हिसाब से काम होता है। दोस्तों, हमने तो ऐसा नहीं देखा, हमारे परिवार पे तो नॉर्थ कोरिया किम इन जुंग है। अरे यार, कमाल की बात करते हो। पिता और लोकतांत्रिक, ये दोनों सब विरोधाभासी है। ये बताइए, एक बार राजा और पिता दोनों तानाशाही करते हैं, और महिलाएं कहती नाना इसमें एक और लाइन जोड़ दो, पति। हम कोई बात नहीं, बाद में जोड़ देंगे बहनों, अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी तुम्हारी बारी भी आएगी। इसका खास बात है, परिवार तानाशाही होता है। और जब इसे क्यों परिवार तानाशाही होता है? पिता की शक्तियां अनियंत्रित होती हैं, इसलिए पिता की शक्ति को नियंत्रित किया जाए न जाए, राजा की शक्ति को नियंत्रित करना ही है हमें। यानी राज्य होगा और नियंत्रित होगा, ये विचार ही पहली बार लॉक ला रहा है। लोग बड़े कंफ्यूज, लोगों का लॉक यार तुम बात कर कैसे रहे हो, राज्य को कैसे नियंत्रित कर लोगे, कैसे सीमित कर लोगे? लॉक ने कहा वो चिंता मत करो, मेरे पास आइडिया है, वो मैं लाऊंगा। लेकिन व्यक्तिवाद का मतलब राज्य का महत्व ज्यादा है व्यक्ति का? हॉब्स में तो चिंतन उलझा हुआ था कि व्यक्ति या राज्य। लॉक ने क्लियर कट कहा आजादी, आजादी, और शासन को सीमित किया जाए, राज्य को सीमित किया जाए। कैसे ये होगा, कैसे? तो उसने टारगेट पर लिया फिल्मर को। लॉ के टारगेट पे फिल्मर था, हॉब्स कभी था ही नहीं, क्योंकि पूरी हॉब्स के चिंतन का लॉक ने अपने हिसाब से प्रयोग करके थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। दोनों की संरचना एक ही है, दोनों व्यक्ति के स्वभाव को मानते हैं, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, दोनों में एक जैसा चलता है। लेकिन लॉक ने कहा चेंज किया, तो व्यक्तिवाद कैसे आ गया? हेडिंग चेंज कर लीजिए। हेडिंग है जिसको कहते हैं कि पैटर्नल अथॉरिटी। एंड पेरेंटल अथॉरिटी, दो शब्द का प्रयोग बार, अभी हेडिंग आपको यही है, हेडिंग यूज करने जा रहे हैं। पैटर्नल अथॉरिटी और दूसरा पेरेंटल अथॉरिटी। हेडिंग लिख लीजिए। हाँ, दोनों, पिता की सत्ता एवं पितृसत्तात्मक सत्ता। पिता की सत्ता एवं पितृसत्तात्मक सत्ता, पैटर्नल अथॉरिटी वर्सेस पेरेंटल अथॉरिटी। पिता की सत्ता वर्सेस पितृसत्तात्मक सत्ता। पिता की सत्ता वर्सेस पितृसत्तात्मक सत्ता, पहला पॉइंट है। लॉक ने अपनी किताब, अभी दोनों का मतलब आपको बता देंगे। लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज इन सिविल गवर्नमेंट में
पहली, अच्छा 2 ट्रीटाइज का मतलब पहले खंड, 2 खंड, 2 ट्रीटीज में 2 खंड, 2 चैप्टर। तो लॉक ने अपनी किताब 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के पहले खंड में फिल्मर की पैट्रियार्का, अपने पहले खंड में फिल्मर की पैट्रियार्का की आलोचना की। फिल्मर के पैट्रियार्का की आलोचना की, क्योंकि फिल्मर किताब है पैट्रियार्का, फिल्मर के पैट्रियार्का की आलोचना की। फिल्मर ने कहा, क्योंकि फिल्मर ने कहा कि राज्य या राजा का प्राधिकार ईश्वरीय है। राज्य या राजा का प्राधिकार ईश्वरीय है। अच्छा, एक खास ईसाई धर्म में आप देखिए, ईसाई धर्म में चर्च का पादरी क्या कहलाता है? फादर। इसका मतलब जो ईश्वर क्या है? बड़ा फादर है। कई बार हम हिंदी में परम पिता परमेश्वर, हमारे पिता का पिता, उसके पिता का पिता, उसके पिता का पिता, अगर ये फैमिली ट्री ढूंढने जाएंगे तो अंत में कौन मिलेगा? ईश्वर ही मिलेगा। इसलिए फादर, इसका मतलब है फादर की बात की अवहेलना करनी चाहिए हमें? क्या लिखा आपने? राजा का प्राधिकार ईश्वरी है और राजा और व्यक्ति का संबंध ठीक वैसा होता है, राजा और व्यक्ति का संबंध ठीक वैसा होता है जैसे परिवार में, राजा और व्यक्ति का संबंध ठीक वैसा होता है जैसे परिवार में पिता और बच्चे के बीच का संबंध होता है। राजा और व्यक्ति के बीच का संबंध ठीक वैसा होता है जैसे परिवार में पिता और बच्चे के बीच का संबंध होता है। जिस प्रकार पिता बच्चे को प्रत्येक आज्ञा दे सकता है, जिस प्रकार पिता बच्चे को प्रत्येक आज्ञा दे सकता है, ठीक उसी प्रकार आम जनता के लिए राजा की आज्ञा भी पिता की आज्ञा के समान है। राजा की आज्ञा भी पिता की आज्ञा के समान है। आप हम याद दिला दें, डिवाइन राइट्स का इससे बेहतर प्रतिपादन किसी ने नहीं किया होगा, पेट फिल्मर। तो फिल्मर क्या कहा करता था? भाई राजा कौन है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ईश्वर कौन है? हमारा परम पिता है। तो राजा कौन है? उस परम पिता का दूत है। वैसे ही राजा जो भी कह रहा है उसको हम नतमस्तक होकर स्वीकार कर लें। राजा खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं, और राजा जो भी कह रहा है वो हम स्वीकार कर ले, उसमें कोई समस्या नहीं है।
लॉक ने इसी बात को नहीं माना। इसका मतलब है, अब आप देखेंगे पैटर्नल अथॉरिटी, पैटर्नल अथॉरिटी का मतलब है परिवार में पिता की हैसियत क्या है, ये पैटर्नल अथॉरिटी है। और पेरेंटल अथॉरिटी का मतलब है कि राजा पिता की भांति काम करे। भाई पेरेंटल अथॉरिटी का मतलब क्या है, पिता का पुत्र पर संबंध, ये पेरेंटल अथॉरिटी है। पैटर्नल अथॉरिटी का मतलब है कि राजा का प्रजा पर संबंध। अच्छा, बापू से धुलाई हुई है कि नहीं साहब सभी लोगों की? ये लोकतांत्रिक है अलोकतांत्रिक है? अच्छा, बापू ने कभी सहमति लिया पीटे कि नहीं पीटे? अब मेरे ऐसे दोस्त जैसे कोई तो ऐसी कल्पना लॉक नहीं कर पाया था कि ऐसा भी परिवार होता है। लेकिन अच्छा, आजकल यूरोप में तो ऐसे परिवार, यूरोप में परिवार ही नहीं रहे तो परिवार का मतलब क्या है? इसलिए आप देखेंगे बहुत आजादी पसंद लोग परिवार के समर्थक नहीं होते। इसलिए आप देखेंगे भारत में तो बहुत सारी महिलाओं के बहुत सारे आजाद पसंद लोग शादी विवाह नहीं करते। वो कहते हैं यार परिवार में भी लफड़ा है। और इसलिए जो बड़े आजाद पसंद लोग होते हैं, माता पिता किसी को नहीं मानते। वो कहते हैं भैया दुनिया मिली हुई है यार, अब हर बात हम निर्देश ही सुनते रहे, ये करो वो न करो वो न करो। और हमारे जब तक पिता जिंदा है तब तक बच्चा बच्चा ही रहता है। अपनी शादी में पता चला हम ही बाराती बन के जा रहे हैं, क्योंकि दूल्हा तो पिताजी है। सारा निर्धारण कौन कर रहा है? पिताजी कर रहे हैं। हमारी कुछ चल ही नहीं पा रही है। इसलिए अब बताइए, राजा और प्रजा के संबंध तथा पिता और पुत्र के बीच संबंध। किसी की शादी, अभी हाल में किसी की शादी थी, मैंने उनसे पूछा, मैं कह रहा शादी में कोई डीजे उजे हुआ है, कुछ नाचे गाने का इंतजाम है? हुआ पता नहीं। हम कह रहे किसकी शादी हो रही है? उनका हमारी है। आपको पता नहीं? हम कहा हमें सब घर से हो रहा है। अब ये लफड़ा है दोस्तों। अब बताइए, ये पिता की शक्ति है। हमारे यहाँ बच्चा ऐसा खड़ा होता है पिता के सामने, बस पिता ने कह दिया तो मान लिया। अब सवाल है, अच्छा ठीक है, पिता पुत्र को इसलिए भी, क्योंकि कई बार पुत्र गड़बड़ी करता है, कई बार पुत्र कहता कुरकुरे खाऊंगा, तो पिता के हाथ में जूता तैयार होता है। क्योंकि पिता कहे दूध पी, कोई नहीं कुरकुरे खाऊंगा। अभी लफड़ा है, क्योंकि पिता को तो कई बार लठ प्रयोग करना पड़ेगा। बच्चा अबोध होता है। लेकिन सवाल ये है, पिता पुत्र के संबंध को फिर भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष के पहले बच्चा अबोध है। जब अबोध है तब तो ठीक है, पिता उसको आज्ञा दे दे। लेकिन क्या प्रजा भी अबोध है क्या? लॉक ने फिल्मर पर ही पहला हमला किया, हाउस पर नहीं। लॉक ने हमला फिल्मर पर किया। अब सवाल यह है कि संबंध कैसे होने चाहिए, कंसेंट के बेस पे या बिना कंसेंट के? कंसेंट शब्द कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को जरा आप ऐसे अब देखें। अभी तो पर हमारे नया लॉ आ रहा है, मैरिटल रेप का विचार, पति पत्नी के बीच भी कंसेंट चाहिए भाई। अभी तो हमें लगता था बाहर ही कंसेंट चाहिए। कंसेंट, कंसेंट इतना की टर्म है डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप का कि बिना कंसेंट, भाई संबंध दो प्रकार का होता है, सहमति पर आधारित, एक बल पर आधारित। परिवार का संबंध तो बल पर आधारित होता है। पिता हमसे सहमत कभी नहीं लेता। राजा कह रहा हम भी सहमत नहीं लें, क्योंकि हम पिता के पिता हैं या हम पिता के दूत हैं। लॉक ने कहा मेरे दोस्त ये बात हमें समझ में आई नहीं। तो लॉक से पूछा गया तुम इतने होशियार कैसे हो गए? लॉक ने कहा जिस ईश्वर की बात तुम कर रहे हो उस ईश्वर ने हमें भी बनाया है। लॉक ने बड़ी होशियारी से बात कही। हॉब्स तो बिल्कुल फिजिक्स करके उलझा देता था। लॉक ने कहा देखो भाई, तुम कह रहे हो कि ईश्वर ने हमें बनाया, तो हमें भी ईश्वर ने बनाया। जब हमें ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर ने हमें विवेक दिया। और जिस समय लॉक लिख रहा था, लॉक जब चर्च में जाता था तो चर्च में जाकर कहता था जरा बाइबल दीजिए मैं पढ़ूंगा। पादरी कहता तुम बाइबल पढ़ोगे, तुम इतने बुद्धिमान हो गए हो? अरे केवल बाइबल का मतलब पादरी को समझ में आएगा, वो तुमको बताएगा। लॉक ने कहा यार ये तो कुछ गड़बड़ है। लॉक ने कहा अरे भाई हम भी उस प्रभु को मानते हैं, उस प्रभु ने ही हमें विवेक दिया है और वो प्रभु का जितना संदेश होगा मैं समझ सकता हूँ। चर्च ने कहा यार कुछ गड़बड़ बात कर रहा है, ये कैसे प्रभु का संदेश समझ सकता है? और ये आप याद रखिए, जब प्रभु का संदेश सीधे हम समझ सकते हैं तो चर्च की जरूरत कहाँ पड़ी? भाई जितनी धार्मिक संस्था है मीडिएटर है भगवान के बीच में, वो मीडिएटर ही तो है। और कई बार इसी का फायदा लोग उठा के ऐसा बवाल करते हैं पूछो मत। अरे दोस्तों, इसी का फायदा उठा के तो लोग, जब व्यक्ति विवेक जग जाएगा तो व्यक्ति कहेगा भाई मुझे मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है, मैं तो सीधे भगवान से कनेक्ट कर लूंगा अगर मुझे चाहिए तो।
इसे लॉक ने कहा ना, ये बात मैं नहीं मानता। लॉक ने कहा मैं विवेकशील हूं, इसका मतलब है मैं राजा के बराबर हैसियत, राजा विवेकशील मैं विवेकशील, वो भी पैदाइशी आजाद मैं भी पैदाइशी आजाद। इसे राजा मुझे आदेश एक ही बात पे देगा, मेरी सहमति लेगा तो। बहुत बड़ी बात उसने कह दी, बिना मेरी सहमति के मेरे ऊपर कोई आदेश नहीं दे सकता परिवार के अलावा। 18 वर्ष के बाद आप किसी का आदेश मानने की जरूरत नहीं है। यही तो सिद्धांत है दोस्तों। जब आप चाहते थे पानी पे निकल जाते हैं, मैं कुछ कर पाता हूं? भाई आप 18 वर्ष के ऊपर क्यों गए? तो लॉक ने यही फिर मामला घुमा दिया। कैसे किया, आगे लिख लीजिए। लॉक ने यह स्वीकार किया कि समूची सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है। लॉक ने स्वीकार किया कि समूची सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है। समूची सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो प्राकृतिक विधि से संचालित है। आपको याद है प्राकृतिक विधि कल जो मैंने बताया था? समूची सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो प्राकृतिक विधि से संचालित है। समूची सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो प्राकृतिक विधि से संचालित है। और इसी प्राकृतिक विधि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समान प्राकृतिक अधिकार उपलब्ध है। इसी प्राकृतिक विधि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समान प्राकृतिक अधिकार उपलब्ध है। इसी प्राकृतिक विधि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समान प्राकृतिक अधिकार उपलब्ध है। तो देखिए लॉक का प्राकृतिक विधि क्या है? ये लॉक की प्राकृतिक विधि है, कल भी मैंने आपको बताया था। अब जरा सोच के देखिए शब्द का कितना महत्व होता है। अधिकार का विचार किस विचारक में पहली बार आ रहा है? लॉक में। भाई लॉक के चिंतन में आप देखेंगे व्यक्ति लगातार शक्तिशाली बनता चला जाएगा। लॉक के चिंतन में व्यक्ति लगातार लॉक ने कहा कि देखिए लॉक ने किस अर्थ में प्राकृतिक विधि का प्रयोग किया है? इधर लॉक ने कहा पूरी दुनिया किसने बनाई? ईश्वर ने। यानी पूरी दुनिया भगवान के, सबे भूमि गोपाल की। इसे गाय चराने वाले कभी सीमा को नहीं मानते। गाय चराने वाले कहते गोपाल की जमीन है, गोपाल की गाय है तो हर जगह लेके चले, उनके लिए कोई बाउंड्री है ही नहीं है। अब सवाल है, और लॉक ने पहली बार कहा कि पैदाइशी अधिकार मिला हुआ है, अधिकार का विचार लेकर आ गया। यानी बात ध्यान रखने की है, प्राकृतिक अधिकार का मतलब है अधिकार पड़ोस ने दिया नहीं, पिता ने दिया नहीं, राजा ने दिया नहीं। कितनी बड़ी बात लेकर आएगा, उसने कहा नेचुरल राइट मिला हुआ है, ऐसा अधिकार। और हमारे पास नेचुरल क्या क्या है? हाथ, त्वचा का रंग। अच्छा नेचुरल क्या क्या है जरा सोच के देखिए। आपने शर्ट जो पहन रखी है वो नेचुरल है? चश्मा, बैग, वो तो नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या है? आंख, त्वचा के रंग, सांसें। अच्छा सुबह सुबह कहीं हवा भरवाने जाते हैं क्या जो सांस ले रहे हैं? नेचुरल है वो, ये सब नेचुरल है। इसलिए याद रखिए ये जीवन नेचुरल है। और ये जीवन यानी लॉक कहना क्या चाहता था? अरे भाई ये जीवन पैदाइशी लेकर आए हुए हैं, हमने राजा महाराजा से लिया थोड़े है। और जो जीवन हमें राजा महाराजा से लिया नहीं, और राजा महाराजा छीन कैसे लेगा? यही तो बात तो है। तो जीवन राजा से लिया, पड़ोस से लिया, किसी से तो लिया नहीं। जीवन नहीं लिया, संपत्ति नहीं ली, और आजादी नहीं ली। ये हम लेके ही पैदा हुए हैं।
और लॉक ने ऐसा चिंतन कर दिया, लेके पैदा हुए हैं यानी किसी ने दिया नहीं, उसी के लेके पैदा हुए, इसका मतलब है कि सीधे जमीन पे, सीधे उतरे जमीन से। तो लॉक से पूछा कि परिवार, गांव, अरे आए कहाँ? लॉक ने कहा ये बात मत करो भी, परिवार नहीं, गांव नहीं, सीधा पैदा हुए हैं, ये लेकर। तो लॉक से पूछो ठीक है लेके पैदा हुए तो लफड़ा क्या? उनका राजा छीनना चाहता है। राजा कह रहा है जो मैं कहूं वही कहो, मैं नहीं कहूंगा। राजा कह रहा है कि मैं संपत्ति ले लूंगा, मैं नहीं इस बात को स्वीकार करूंगा। इसलिए उसने कहा कि राजा ही हटाओ। उसका राजा बेकार की बात कर रहा है, राजा विवेकहीनता की बात कर रहा है, मैं विवेक की बात कर रहा हूं। और इसलिए उस समय उद्योगपति आ ही रहे थे, संपत्तिशाली लोग थे ही। अब लोगों के पास संपत्ति आ गई थी, उद्योग आ गए, कारखाने आ गए। तो लॉक ने लोगों को समझा लिया। लॉक ने लोगों को कहा ये बताओ, राजा कह दे रहा है वॉर करना है, अरे वॉर करना था, हमसे पूछा क्या? ये बात ठीक वैसी थी। देखिए जो राजा महाराजाओं के शासन तो अलग ही होते हैं। इंग्लैंड के लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कह दिया, गांधी ने कहा कंसेंट लिया कि नहीं लिया? हमसे पूछा। अंग्रेजों ने कहा गांधी तुम कौन होते हो? अंग्रेजों ने कहा, गांधी ने कहा ये लो, हमारे देशों को लोग तुम ले जा रहे हो और हमसे ये पूछ रहे तुम होते कौन हो? अरे हमने कहा भाई, अंग्रेजों ने कहा अरे हम तुम्हारे ऊपर, हमारा शासन है, सारे सैनिक हमारे हैं, भारत हमारा है। गांधी ने कहा अब आओ मैं तुमको बताता हूँ। गांधी ने कहा बालू से आंदोलन खड़ा कर दूंगा, मुझसे बिना पूछे मेरे सैनिक कैसे ले गए? भाई यही तो मामला है। राजा महाराजा पहले होते थे, जिसको चाहे उसी को दंड दे दिया, जिसकी संपत्ति छीन ली, जिसको चाहे धर्म बदलवा दिया। हमारा कुछ था ही नहीं, हम मानव थे या दास थे। और राजा ये सब काम किस पे करता था? ईश्वर की आज्ञा पे। दावा करता था कि आपने कहा नहीं ईश्वर है, लेकिन जो ईश्वर ने तुम्हें शक्ति दी है उस ईश्वर ने मुझे भी शक्ति दी है, इसे हम सब बराबर हैं। प्राकृतिक अधिकार के मामले में हम सब बराबर हैं, बुद्धि विवेक के मामले में हम सब बराबर है। इसे कैसा राजा, कैसा महाराजा। और ये इंग्लैंड में विचार इतना तेजी से फैला कि जब लॉक के बाद किसी विचारक, बेंथम जैसा विचारक आया, तो बेंथम ने कहा हाँ यार बात तो सही है। अच्छा आइसक्रीम खाने पे मुझे ही अच्छा लगेगा, अच्छा ये बता केवल राहुल भैया को आइसक्रीम खाने में अच्छा लगेगा, हमें नहीं? कमाल की बात है। अरे आप ये देखो, आपको मैं सुबह सुबह आओ मैं बहुत तेजी से डांट दूं तो आपको अच्छा लगेगा? यही मानव का मूल स्वभाव एक ही, मानव विवेकशील है। विवेकशील व्यक्ति है तो उसको पैदाइशी अधिकार प्राप्त हुए हैं, पैदाइशी अधिकार प्राप्त हुए हैं तो राजा छीन लेगा? राजा को हटा के फेंक दिया जाएगा। और लॉक ने हटा ही दिया। याद रखिए लॉक ने ऐसा स्लोगन दिया, पैदाइशी अधिकार लेके पैदा हुए हूं। इसका मतलब परंपरा, प्रथा सब पीछे छोड़ो। इंग्लैंड का बड़ा रूढ़िवादी आदमी था एडमंड बर्ग, उसको लोगों ने बताया कि भैया देखो लॉक ऐसा करा रहे हैं, उनका कौन सा सत्यानाशी पैदा हुआ है भाई, कैसी बातें कर रहा है। अरे मानव कैसे पैदा हो गया? अरे परंपराओं की बात करो, प्रथा की बात करो, परिवार की बात करो। लॉक ने कहा मैं कुछ की बात नहीं करूंगा, पहले व्यक्ति और व्यक्ति। बड़ा व्यक्तिवादी हो गया। अधिकार राजा का होना चाहिए व्यक्ति का? और दोस्तों यही बात तो आज भी है। ये बताइए मोदी गवर्नमेंट ने अधिकार हमें दिया है, संविधान से लिया है? बात सीधी सी है। राज्य ने अधिकार दिया है, संविधान ने। और संविधान किसने लिखा? अपना नहीं, संविधान कौन लिखने वाला? हमने अपना अधिकार किसको दे दिया? संविधान को दे दिया। इसलिए राज्य सरकार का महत्व है, हमारा महत्व है। ये बात पहली बार किसने कही? फंडामेंटल राइट का इस मामले में जन्मदाता कौन? लॉक ने सरकारों के हाथ पांव बांध दिए। उनका देखो सीमा, सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? किसकी? सरकार की। सीमा किसकी होनी चाहिए? उसने पहली बार सरकार को सीमित कर दिया, बांध कर रख दिया। यूरोप में इसी बात को लेकर क्रांति हो गई। लोगों का यूरेका मिल गया, मिल गया। तो उनका क्या मिल गया? उनका राजा महत्वपूर्ण नहीं है, हम महत्वपूर्ण है। लोग ने कहा हाँ, ये खबर जनता तक पहुंचा दो कि राजा महत्वपूर्ण नहीं है। कौन महत्वपूर्ण है? हम। और हमारे ऊपर वही शासन करेगा जो मुझसे सहमति लेगा। देखिए सहमत का सिद्धांत आपने भी यूज किया, उसी को उसने उठा लिया, लेकिन उसको उसने उठाते हुए राजा को बिल्कुल डेमोलिश कर दिया। राजा दंदना कर गिरा।
यही बात दुनिया कई लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो अच्छा, आप कहोगे फिर तो इंग्लैंड में अभी महारानी तो अभी बनी हुई है, वो तो 100 पीस की है, 100 पीस की है। जैसे हमारे घर में, भाई हमारे घर में कई बार ऐसे एंटीक पीस कुछ रखे होते हैं। एंटीक पीस को एक मतलब थोड़ी होता है, 100 पीस है, और रहे तो भी चल, नहीं रहे तो भी चलता है काम। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? अच्छा, प्राकृतिक अधिकार अलग से हम देखेंगे, आगे लिख लीजिए। लॉक ने प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए लॉक ने प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए पहली बार सभी व्यक्तियों के बीच समानता के विचार को स्वीकार किया। समानता अंडरलाइन। लॉक ने प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए पहली बार व्यक्तियों के बीच समानता का समर्थन किया। समानता अंडरलाइन। प्राकृतिक अधिकार का समर्थन करते हुए पहली बार व्यक्तियों के बीच समानता का समर्थन किया। पहली बार व्यक्तियों के बीच समानता का समर्थन किया, और उसके अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति समान है तो बिना दूसरे की सहमति से, सहमति अंडरलाइन, यदि प्रत्येक व्यक्ति समान है तो बिना दूसरे की सहमति से किसी को भी आदेश नहीं दिया जा सकता। बिना दूसरे की सहमति से किसी व्यक्ति को आदेश नहीं दिया जा सकता। आदेश नहीं दिया जा सकता। लॉक ने फिल्मर के प्राकृतिक अधीनता अंडरलाइन, नेचुरल सब्जेक्शन। लॉक ने फिल्मर के प्राकृतिक अधीनता, नेचुरल सब्जेक्शन, प्राकृतिक अधीनता के विचार को अस्वीकार करते हुए कहा। प्राकृतिक अधीनता या नेचुरल सब्जेक्शन के विचार को अस्वीकार करते हुए कहा कि पिता और बच्चे के बीच का संबंध राजा और प्रजा के संबंध से अलग है। पिता और बच्चे के बीच का संबंध राजा और प्रजा के संबंध से अलग है। राजा और प्रजा के संबंध से अलग है, और पिता बच्चे को इसलिए आदेश देता है कि बच्चा अल्पवयस्क है। पिता बच्चे को इसलिए आदेश देता है कि बच्चा अल्पवयस्क है, जबकि प्रजा और राजा के बीच इस प्रकार का संबंध नहीं है। प्रजा और राजा के बीच इस प्रकार का संबंध नहीं है।
विचार से लॉक ने इस विचार से लॉक ने राजतंत्री शासन के मूल आधार को हिला दिया। इस विचार से लॉक ने राजतंत्री शासन के मूल आधार को ही हिला दिया। इस विचार से लॉक ने राजतंत्री शासन के मूल आधार को हिला दिया, जो इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में क्रांति का मूल आधार बन गया। जो इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में क्रांति का मूल आधार बन गया, जहां से संविधानवाद की शुरुआत हुई। क्रांति का मूल आधार बन गया जहां से संविधानवाद की शुरुआत हुई। इसीलिए लॉक को क्रांतियों का विचारक कहा जाता है। इसलिए जॉन लॉक को क्रांतियों का विचारक कहा जाता है। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जॉन लॉक क्या है? फिलोसोफर ऑफ रेवोल्यूशन है, यानी उसने संविधानवाद का आधार रख दिया। तो अब सवाल है संविधानवाद क्या है? इसमें फिर आपको बता दूं, सामाजिक समझौता किसी विचारक का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक समझौता एक साधन मात्र था। जब लास्ट में आपको बता देंगे। हाउस में ये आपने देखा, और इसलिए प्रश्न का नेचर कैसा आता है? सामाजिक समझौते से एग्जामिनर सवाल नहीं पूछता कि सामाजिक समझौता तो एक साधन है, माध्यम है। मूल मतलब मुद्दा क्या है? लॉक करना क्या चाहता था, उसने साधन का प्रयोग कर लिया। इसे लॉक ने राजा की पूरी शक्ति को हिला के रख दिया, उसका बिल्कुल आधार बना दिया कि और व्यक्तियों में पहली बार समानता की बात कर रहा है। व्यक्तियों में समानता से सब ईश्वर की संतान है। भाई इससे बड़ी समानता का विचार कहाँ हो सकता है? सब ईश्वर की संतान है, सब समान है, और सबके पास पैदाइशी प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए भी समान है। सबके पास पैदाइशी प्राकृतिक अधिकार हो गए। और जब हम प्राकृतिक शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब आप याद रखिएगा, प्राकृतिक अधिकार क्या है? नैतिक अधिकार है। अच्छा, फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट नहीं है। जो अधिकार लिखा होगा विधि में, संविधान में, वो प्राकृतिक अधिकार नहीं होगा। प्राकृतिक अधिकार नैतिक अधिकार है। यानी जब लॉक ने अधिकारों की मांग की थी तो उस समय अधिकार था क्या? राजा का शासन था। अब राजा के शासन में कहां संविधान लिखा जाएगा, कहां अधिकार होगा? तो उसने जब ये कहा कि व्यक्ति को पैदाइशी अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो उसने कहने का मतलब था कि अधिकार व्यक्ति को मिलने चाहिए, मिला नहीं था। इसे अधिकार क्या था? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक अधिकार पे हम अलग से बात कर लें। तो अब देखिए, और पूरी दुनिया में इसलिए कहा भी जाता है 400 साल बाद भी जो मानवाधिकार का विचार है कहां से आ रहा है? लॉक से। मानवाधिकार का विचार लॉक से आ रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने प्राकृतिक अधिकार का नाम क्या रख दिया? फंडामेंटल राइट। इन लॉक ने कहा मिलना चाहिए, तो अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने फिर देर किस बात की? अभी इसको हम लिखते हैं। हाँ, ये बात अलग है, इंग्लैंड में कभी संविधान लिखा नहीं गया, लेकिन इंग्लैंड में आप याद रखिए, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा दुनिया में कहीं अधिकार किसी को मिलते हैं तो इंग्लैंड वासियों को ही है। अच्छा, लिखी चीज ज्यादा होती है अलिखित? अलिखित। अरे अधिकार कितना आप लिख पाएंगे? इंग्लैंड में तो सब कुछ अधिकार ही अधिकार है वहां पे, और इंग्लैंड वासी भी। यानी आज पूरी दुनिया में जो संविधानवाद का परचम लहरा रहा है, संविधानवाद क्या जबरदस्त तरीका लॉक ने खोजा। लॉक ने खोजा कि भाई निरंकुश शासन और अराजकता के बीच में जबरदस्त विकल्प उसने दे दिया, जो आज भी दुनिया में सबसे लोकप्रिय है। सबसे रेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है संविधानवाद। उसका संविधानवाद कैसा है? अरिस्टोटल जैसा नहीं है। उसका संविधानवाद कैसा है? हेडिंग चेंज कर लीजिए, लॉक के विचार में संविधानवाद। हाँ, लॉक धार्मिक व्यक्ति था,
वो बार बार कह रहा है ईश्वर ईश्वर ईश्वर, धार्मिक व्यक्ति था। हाँ, एक बात आपको अटपटी लगनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ लॉक धार्मिक व्यक्ति था, इसमें आपको असमंजस क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है क्या? तो ईश्वर को मानेगा तो इसमें क्या असमंजस हो रहा है? क्या? भाई ये बताइए, अब यहां से अगर कुछ क्लू मिले तो आप यहां से कुछ बताइए। वो ईश्वर को मानता है, इसमें कुछ अटपटी बात आपको लगी कि नहीं लगी? अनुभववाद को मानने वाला आदमी ईश्वर को कैसे मान सकता है? ये लॉक के विचारों पैराडॉक्स है। इसे आप याद रखिए, हॉब्स का तर्क कितना सॉलिड था कि वो हॉब्स के विचारों पैराडॉक्स नहीं था, लॉक के विचारों पैराडॉक्स है। अरे ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति, और एक क्योंकि दिक्कत ही रिचर्ड हुकर था, एक तो रॉबर्ट फिल्मर से बड़ा गुस्सा था, रिचर्ड हुकर से बड़ा प्रभावित था, तो बार बार रिचर्ड हुकर का रेफरेंस लेता था वो। इसीलिए अदरवाइज देखिए, अनुभववाद को मानने वाला व्यक्ति ईश्वर की बात नहीं करनी चाहिए। तर्क तो ये कहता है, लेकिन तर्क का ज्यादा महत्व था उसके कॉमन सेंस का, क्योंकि उसे पता था कि मेरा पर्पज क्या है, उस पर्पज के लिए काम कर रहा था वो। आगे लिख लीजिए पहला पॉइंट, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लॉक ने अमेरिकी संविधान निर्माताओं जेफरसन और मेडिसन को प्रेरणा दी। लॉक ने अमेरिकी संविधान निर्माताओं जेफरसन और मेडिसन को प्रेरणा दी, जिन्होंने पहली बार विश्व को जेफरसन और मेडिसन को प्रेरणा दी, जिन्होंने पहली बार विश्व को एक लिखित संविधान दिया। पहली बार विश्व को एक लिखित संविधान दिया और लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में संविधान में शामिल किया। हॉब्स के चिंतन में, फिर हम कंपैरिजन करेंगे, हॉब्स के चिंतन में एक विरोधाभास विद्यमान है। हॉब्स के चिंतन में एक विरोधाभास विद्यमान है, क्योंकि उसने हॉब्स के चिंतन में एक विरोधाभास विद्यमान है क्योंकि उसने सहमति के सिद्धांत का सहारा लेते हुए भी हॉब्स के चिंतन में विरोधाभास विद्यमान है क्योंकि उसने सहमति के सिद्धांत का सहारा लेते हुए भी एक निरंकुश राजा का समर्थन किया। क्योंकि उसने सहमति का सिद्धांत लेते हुए भी एक निरंकुश राजा का समर्थन किया। निरंकुश राजा का समर्थन किया, जबकि
जबकि लॉक ने सहमति के सिद्धांत को तार्किक आधार दे दिया। सहमति के सिद्धांत को तार्किक आधार दे दिया और राज्य की शक्ति को सीमित और संवैधानिक बना दिया। सीमित अंडरलाइन। राज्य की शक्ति को सीमित और संवैधानिक बना दिया। राज्य की शक्ति को सीमित और संवैधानिक बना दिया। राज्य की शक्ति सीमित होगी, इसका निम्नलिखित अभिप्राय है। राज्य की शक्ति सीमित होगी, इसका निम्नलिखित अभिप्राय है। राज्य की शक्ति सीमित होगी, इसका निम्नलिखित अभिप्राय। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, राज्य लोक व्यवस्था बनाए रखेगा। राज्य की शक्ति सीमित होगी, उसका अभिप्राय है पहला, राज्य लोक व्यवस्था बनाए रखेगा, जो पुलिस वाला काम होता है राज्य का। दूसरा, समझौते की स्वतंत्रता बनाएगा। राज्य लोक व्यवस्था बनाए रखेगा। दूसरा, समझौते की स्वतंत्रता बनाए रखेगा। और तीसरा, विदेशी शत्रुओं से नागरिकों की रक्षा करेगा। विदेशी शत्रुओं से नागरिकों की रक्षा करेगा। एक खास बात है, यानी राज्य क्या करेगा? लोगों को धर्म बताएगा? नहीं, इसी को कहते हैं पुलिस राज्य। इसी को लॉक के इसी विचार क्या कहा गया? नाइट वॉचमैन स्टेट। यानी आप याद रखिए, स्टेट की भूमिका कैसे लॉक ने बिल्कुल सीमित कर दी। मतलब राज्य का ये काम नहीं होता कि किसी का पहनावा तय करे। बहुत ध्यान में रखने की बात है। राज्य ये भी नहीं करेगा कि इकोनॉमी कैसे चले। बात को ध्यान में रखिए। राज्य का मूल काम है समझौते की स्वतंत्रता। इसका मतलब है राज्य का मूल काम पुलिस और सेना के रूप में उपलब्ध होगा। समझौते की स्वतंत्रता का मतलब है कहीं किराएदार मकान मालिक के बीच समझौता हुआ, पति पत्नी के बीच हुआ, कहीं उद्योगपति मजदूर के बीच में हुआ, तो वो समझौते को आप फॉलो करेंगे। ये राज्य काम है, समझौते को लागू कराएगा। इसका सीधा सा मतलब है राज्य की भूमिका पिता जैसी नहीं होनी चाहिए। एक होता है पितृसत्तात्मक राज्य, पैट्रियार्कल स्टेट। राज्य की भूमिका पिता जैसी नहीं होनी चाहिए। पिता क्या कहता है? अच्छा, पिता टीचर कई बार एक ही भूमिका में, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेट मत आओ, सुबह उठो, जी जान लगा के पढ़ो। ये बच्चे टीचर से बोर्ड टीचर कहते हैं यार ज्यादा मत भाषण दो, हम समझ जाएंगे क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार पिता भी, मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा बच्चों को भाषण न देना पड़े। कई बार ऐसा निकल जाता है मेरे मुंह से। मैं इस बात को भाई पॉलिटी मैंने पढ़ी रखी है। कई बार ऐसे बच्चे भी झेल जाते हैं। अगर कोई बड़ा भाई है, अपने छोटे भाई को जाकर भाषण दो, आधे घंटे में निकल देगा, आए तो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। एक बात याद रखिए, राज्य की भूमिका पिता जैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिता सहमत नहीं लेता। पिता हमेशा गारंटी करता है, कहाँ गए थे रात में, कब आ रहे हो। अच्छा बताइए, राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अब रात में कहीं आप घूम टहल के आ रहे हैं, पुलिस वाला पूछे किससे मिलने गए थे, ये राज्य काम है क्या? राज्य का काम बस ये देखे कि अगर मैं किसी के जीवन पे हमला कर रहा हूं तो ये राज्य पे देखे। अब मैं रात में यूलू चला रहा हूं तो राज्य का काम क्या है कि ये, अच्छा पुलिस वाले ने कभी कहा क्या पढ़ने आए हो ना, रात में यूलू चला रहे हो, जाके पढ़ो। राज्य ने कभी कहा क्या आपसे?
कभी वैलेंटाइन डे पे फूल लेकर जा रहे हो, राज्य में किसको देने जा रहे हो? ये सब काम मत करो, पढ़ाई लिखाई करो, कितने पैसा खर्च कर रहे हो, राज्य का इससे मतलब ही नहीं है। राज्य का मूल काम क्या है? प्रहरी बनना, वॉच डॉग, नाइट वॉचमैन। अच्छा, नाइट वॉचमैन क्या करता है? बस ये देखता है आपके पास। अच्छा, नाइट वॉचमैन से कहिए, सुनो मेरे लिए एक बाइक ले देना, बाइक नहीं है। नाइट वॉचमैन कहेगा, भैया फिर आपके लिए नाइट वॉचमैन की जरूरत नहीं है, आपके पास बाइक हो तो बता दो, कोई ले नहीं जाएगा, ये रक्षा तो मैं कर दूंगा, बाइक मैं कैसे खरीद के आपको दे दूंगा। तो अगले दिन नाइट वॉचमैन से कहिए, सुनो नाश्ता भी दे दिया करो मुझे। अच्छा, नाइट वॉचमैन किसके लिए है? नाश्ता देने के लिए, या आपका नाश्ता कोई छीन के भाग न ले जाए उसके लिए है? राज्य की भूमिका सीमित होगी, संवैधानिक हो। पिता जैसा राज्य काम न करे। पहली बारी बात लॉक कर रहा था, लॉक कर, पिता की भूमिका में राज्य काम न करे। क्योंकि जब राज्य पिता की भूमिका में आ जाएगा तो व्यक्ति की आजादी, इसे दोस्तों परिवार से निकलना बहुत जरूरी होता है। जब परिवार से नहीं निकल पाओगे, आजादी महसूस नहीं होगी कभी। अरे परिवार से बाहर निकलोगे, लड़ोगे भिड़ोगे, अपने हिसाब से दुनिया जियोगे, जो मर्जी था, अभी पहनवन नहीं पाए थे, पहन लेना सब चीज। हाँ, जब पिता के सामने जाना फिर वही पुराना अपने एक दो कपड़ा रखे रहना गांव वाला। जब पिता के सामने जाना तो वही अच्छे बच्चे बन चले आने, पिता ठास देगा फिर दिल्ली गए थे पढ़ने के लिए, ये सब करने गए थे। अरे ये सब अलग से थोड़े जीवन में करेंगे। लोग सोचते हैं पढ़ने का मतलब है बिल्कुल कोल्हू का बैल हो जाए, इधर उधर लगा लें और इधर उधर देखे नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है यार? हम कोल्हू के बैल हैं, हम मुक्त मानव हैं। लॉक ने कहा राज्य सब नहीं बताएगा, लेकिन उसमें राज्य रहेगा। तो उसे पूछा गया राज्य रहेगा तो क्या है, अच्छाई है बुराई है? उनका 50-50। उसने कहा आवश्यक भी है बुराई भी है। अच्छा बताइए, दवाई बुराई है आवश्यक है? अरे दवाई जब आप खाते हैं कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता है, बुराई है फिर भी आवश्यक है। पुलिस बुराई है अच्छाई है? बुराई है, क्योंकि एकदम से कई बार हमको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। कई बार हमें मन हुआ कि बाइक चलाएं बिना हेलमेट के, पुलिस कहता है हेलमेट लगाओ। हमने कई बार कहा अरे जीवन मेरा है, तब भी हेलमेट लगाओ। जीवन तुम्हारा है, तुम टकराओगे, दूसरे का जीवन छीन लोगे। भाई अपना सर फोड़ो, दूसरे का भी फोड़ दोगे तुम। इसे बाइक को लगा चलो। इसलिए हर हाईवे पे स्पीड लिमिट होती है, हर हाईवे पे स्पीड लिमिट कर दिया गया है। उससे बाहर दिल्ली में तो कई बार इंटरसेप्टर लगे होते हैं, पुलिस वाला कौन ही खड़ा रहेगा। अब आप सोचेंगे यहाँ कोई है नहीं और आपके वाहन का स्पीड मेजरमेंट हो रहा है, जैसे आगे आए इधर लो इधर लो, तुरंत ले लिया वो। राज्य की भूमिका क्या है? केवल इसी रूप में काम करे, नाइट वॉचमैन के रूप में काम करे। बाकी राज्य की भूमिका कितना बड़ा विचार लेकर लोग राजा पिता जैसा नहीं होना चाहिए। अगली चीज, अगले पैराग्राफ से उसने भी और राज्य की शक्तियों को ऐसा उसने दबोचा कि पूछिए मत। फिर वो सिद्धांत हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। क्या महान फिलोसफर था वो। इसे तो मानविकी विषय पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये तो समाज और राज्य को प्रबंध दे रहे थे, उसी में तो हम रहते हैं। भाई ठीक है, मशीन भी जरूरत है, फिजिक्स वाले भी इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं कह रहे मेडिकल साइंस और फिजिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई उसी राज्य में तो रह रहे हैं। क्या लिखा आपने अगले पैराग्राफ से? लॉक ने राज्य के पितृसत्तात्मक विचार का जोरदार विरोध किया। लॉक ने राज्य के पितृसत्तात्मक राज्य का जोरदार विरोध किया। लॉक ने राज्य के पितृसत्तात्मक राज्य का जोरदार विरोध किया। क्योंकि यदि राज्य पिता की भूमिका में होगा
तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा होगा। यदि राज्य पिता की भूमिका में होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा होगा। लॉक का राज्य अहस्तक्षेपवादी है। ब्रैकेट में लेसेस फेयर स्टेट। लॉक का राज्य अहस्तक्षेपवादी है। जिसका अभिप्राय है, देखिए लेसेस फेयर एक फ्रेंच टर्म है। फ्रेंच टर्म का मतलब हमें अकेला छोड़ दो। अच्छा, राज्य हमारे ऊपर सबसे बड़ी भलाई क्या करेगा? मुझे अकेला छोड़ दे। अच्छा, पिता अकेला नहीं छोड़ता, राज्य क्या कहते? लेसेस फेयर का मतलब है सबसे ज्यादा भलाई क्या होगा? हमें अकेला छोड़ दो, जा सिमरन जा, जी ले जिंदगी। क्या लिखा आपने? जिसका अभिप्राय है कि राज्य का आर्थिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य का आर्थिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था का संचालन व्यक्ति का दायित्व है। क्योंकि अर्थव्यवस्था का संचालन व्यक्ति का दायित्व है। अर्थव्यवस्था का संचालन व्यक्ति का दायित्व है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कोई भी अहस्तक्षेपवादी राज्य का मतलब है राज्य इकोनॉमी नहीं चलाएगा, पहला। अच्छा, राज्य से आप पूछेंगे लॉक फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लगवाओगे? लॉक ने कहा पैसा है तो लगवा लेना, नहीं तो बैठो घर में। ये सब नहीं है। लॉक से पूछोगे ना ना, लॉक स्कूल में दलिया भी दिलवा देना था। लॉक कहेगा अपना लेके जाओ खाना, दलिया लेके जाओ, छोले भटूरे लेके जाओ, राजमा चावल लेके जाओ, फाफड़ा माखड़ा भाखड़ा लेके जाओ। इससे राज्य का कोई लेना देना नहीं है। राज्य क्या करेगा यार, तुम बेकार की बात कर रहे हो। राज्य बस क्या करेगा कि तुम फाखड़ा लेके जाओगे तो स्कूल में छीने नहीं, बस इतना काम करेगा। राज्य का काम शिक्षा देना नहीं, स्वास्थ्य देना नहीं, रोजगार देना नहीं। राज्य का काम लोगों के व्यवस्था बनाए रखना है। अब इस बात में आपत्ति कर सकते हैं आप, ये लॉक ने यही कहा। आप लॉक से पूछेंगे कि लॉ ये राज्य बताओ बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार दोगे? लॉक ने कहा मुझसे पूछ के पढ़ाई की थी क्या? जाके जाके पकौड़े बनाओ, ऐसा कह देगा राज्य? इसे याद रखिए, राज्य सहायता नहीं देगा। आज का राज्य कैसा है? आज का राज्य किसी को भैंस दे रहा है, किसी को साइकिल दे रहा है, किसी को दलिया दे रहा है, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन, किसी को रोजगार। राज्य तमाम चीज दे रहा है। लॉ का राज्य ऐसा नहीं है। आगे लीजिए। लॉ के राज्य को रात्रि प्रहरी राज्य का विचार कहा जाता है। रात्रि प्रहरी, नाइट वॉचमैन, चौकीदार का बड़ा विशुद्ध नाम है रात्रि प्रहरी। लॉ के राज्य को रात्रि प्रहरी, जो रात में पहरा देने वाला राज्य है, नाइट वॉचमैन, रात्रि प्रहरी राज्य कहा जाता है। लॉक ने अगला पॉइंट है, लॉक ने राज्य की शक्ति को सीमित करने के लिए
लॉक ने राज्य की शक्ति को सीमित करने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। राज्य की शक्ति को सीमित करने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। और उसने सरकार के 3 अंगों का उल्लेख किया। सरकार के 3 अंगों का उल्लेख किया। सरकार के 3 अंगों का उल्लेख किया। विधायी, लेजिस्लेटिव, यानी अब ये बात आपको थोड़ी रटपटी लगेगी, लॉक ने 3 अंग तो बता दिए, यानी पहली बार एक बात याद रखिए, सेपरेशन ऑफ पावर का विचार ही पहली बार लॉक ला रहा है। और आज तो यही हमारे यहाँ फंडामेंटल है शासन चलाने का। इसका मतलब है, जबकि हॉब्स से पूछा गया था कि भाई ये बता दो कि क्या सरकार के अंग होने चाहिए, कह सकते सरकार की शक्तियों को बांटा जाए, तो हॉब्स ने कहा था विभाजित शक्ति का मतलब शक्ति का विनाश करना। शक्ति और विभाजन साथ साथ नहीं चल सकते। हॉब्स ने बिल्कुल मना कर दिया था। और ये बात आप जानते हैं, लॉर्ड एक्टन का कथन है, शक्ति भ्रष्ट करती है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति निरंकुश तरीके से भ्रष्ट करती है। यानी आप याद रखिए, शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में होगी तो उसका दुरुपयोग होगा, और शक्ति क्या होगा, व्यवस्था के हाथों में होगी, दुरुपयोग कम होगा। लेकिन लॉक ने कितने उपाय किए, यानी संविधानवादी के लिए कई उपाय उसने किया। पहला, राज्य का काम सीमित होगा, पिता जैसा नहीं होगा। पहला, सरकार काम को 3 भाग में बांट दो, पावर कंसंट्रेशन होगा ही नहीं। फिर उसने क्रांति का विचार दे दिया। उसने कहा अगर इसके बाद भी सरकार निरंकुश हो जाए तो जब चाहे सरकार को उठा के फेंक दो। इसका मतलब है सरकार सीमित होगी क्रांति से भी, प्राकृतिक अधिकारों से भी, शक्ति के पृथक्करण से। उसने हर वो उपाय अपनाए जिससे सरकार की शक्तियों को निरंकुश होने से रोका जाए। लेकिन बस अटपटापन यही है कि देखिए, आज तो माना जाता है कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसने थोड़ा सा गड़बड़ी किया। उसने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बजाय सरकार के 3 अंग माने, उसने न्यायपालिका को कार्यपालिका का ही भाग मान लिया। और शायद पहले था भी, पहले कार्यपालिका के लोग ही तो न्यायाधीश हुआ करते थे। और उसने तीसरी जो शक्ति मानी, उसने कहा फेडरेटिव पावर। यानी फेडरेटिव पावर का मतलब है एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ समझौता करने की शक्ति। अब मान लीजिए फेडरेटिव पावर क्या है, अगर इंग्लैंड फ्रांस के साथ कोई समझौता करना चाहता है तो यह राज्य की फेडरेटिव शक्ति है। यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां करने की संधि क्या है, फेडरेटिव। अंतर्राष्ट्रीय संधि और संधियां करने के समझौते जो होंगे वो है संधि निर्मात्री शक्ति, फेडरेटिव पावर। यानी विदेशी राज्यों के साथ कोई समझौता होगा तो यह है फेडरेटिव पावर। विदेशी राज्यों के साथ कोई समझौता होगा तो यह फेडरेटिव पावर। और फिर दूसरी शक्ति क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ध्यान देने का मुद्दा यह है कि उसने सरकार के, बाद में देखे मॉन्टेस्क्यू ने इस बात को करेक्ट किया। मॉन्टेस्क्यू आया, उसने स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी, तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि लॉक महोदय, ये शक्ति का पृथक्करण आपने किया है, थोड़ा सा इम्बैलेंस है। तो उसने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग बता दिए। इसे सेपरेशन ऑफ पावर का सबसे प्रभावी जन्मदाता मॉन्टेस्क्यू माना जाता है। लेकिन पहला आधार कौन दे रहा है, लॉक। तो आप समझ रहे हैं इससे कितना बड़ा मामला बन गया। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर उसमें भले ही थोड़ा गड़बड़ कर दिया हो, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर कितना बड़ा मामला है जरा सोच के देखिए। सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है कि मान लीजिए अगर सरकार ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार सरकार ने किया, लेकिन उनको गिरफ्तार करना ठीक है नहीं ठीक है, अंतिम निर्णय सरकार करेगी, न्यायपालिका। सेपरेशन ऑफ पावर, ये कितनी बड़ी बात है।
ये सेपरेशन ऑफ पावर का विचार ही यहीं से आता है। इसका मतलब है, अच्छा सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? एक ही व्यक्ति हाथ में पैसा खर्च करने की शक्ति हो या पैसा खर्च करने की शक्ति अलग हाथ में हो, विवाद को हल करने की शक्ति अलग हाथ में हो, पॉलिसी मेकिंग की शक्ति अलग हाथ में हो, ये तो सेपरेशन ऑफ पावर है। जरा हमारे ध्यान से देखिए, सांसदों को ये शक्ति नहीं है पैसा खर्च करें। ये तो हमारे यहाँ MPLAD जो बन गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ये थोड़ा अटपटा सिद्धांत है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर ही पूरे संविधान को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है सेपरेशन ऑफ पावर। अरे हमारे सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है विधायिका को पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है। विधायिका को यह अधिकार है कि वो पैसे खर्च पर निगरानी रखे। कार्यपालिका को पैसा खर्च करने का अधिकार है, लेकिन कार्यपालिका ने जो पैसा खर्च किया वो सही किया नहीं किया, उस पर निगरानी न्यायपालिका रखेगी, CAG रखेगा। सेपरेशन ऑफ पावर। अब जरा सोच के देखिए, बात को उल्टा देखिए, अगर एक ही व्यक्ति न्यायाधीश बन जाए, एक ही व्यक्ति विधि का निर्माण करने वाला व्यक्ति बन जाए, एक ही व्यक्ति सारा नीति निर्माण करे, तो मामले फिर तो अनियंत्रित होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर की फिलॉसफी कितनी बड़ी है कि अब देखें, कार्यपालिका की शक्तियों पर कौन नियंत्रण रखता है? विधायिका। कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण विधायिका। विधायिका कार्यपालिका पर कौन नियंत्रण रखेगा? न्यायपालिका। इसे याद रखिए, चेक एंड बैलेंस होता रहता है। इसे पावर का एक सेंटर होना चाहिए कई। अगर पावर का आप जरा सोच के देखिए, घर में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी क्या है, सारी शक्तियां किस में है? ताऊ में। ताऊ अंतिम न्यायाधीश, उसी के पास सारा ATM। और आप ये देखिए, घर में झगड़े का कारण बहुत बड़ा है, सास तानाशाह तरीके से काम करती है। सासू माँ की शक्तियां हॉब्स के सम्राट जैसी हैं, जबकि होना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर। भाई बहू आई है, कुछ तो शक्ति इसको दो ना। सास ने 3 चाबी खोस रखी है इधर 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 इधर। कमाल की बात है यार। अरे सेपरेशन ऑफ पावर कर दो भाई, कुछ उसको दे दो, ट्रांसफर कर दो, बिला वजह बोझ लेके मर रही हो। दिल का, वैसी बातें नहीं कहेंगे, लेकिन हकीकत की बात सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। काम को इसे पॉलिटी पढ़ने वाला व्यक्ति घर भी ठीक से चला देता है। अरे भाई हर जगह सेपरेशन ऑफ पावर कर दो, सबके काम अलग अलग कर दो, आजादी बनी रहेगी, स्मूथ काम होगा, चेक एंड बैलेंस भी होता रहेगा। इसे क्या जबरदस्त आइडिया है दोस्तों, क्या जबरदस्त आइडिया है कि हर जगह चेक एंड बैलेंस रहेगा। इसलिए विधायक का कोई विधि का निर्माण कर रहे, जस्टिस चंद्रचूड़ उधर बैठे हुए हैं, वो कह देंगे इधर हमने अपॉइंटमेंट किया CEC का, चंद्रचूड़ ने कहा कैसे किया बताओ तो। सरकार ने कहा कर दिया तो कर दिया, पूछ क्या रहे हो? न्यायपालिका ने कहा ये लो, हम तो इसलिए बैठे हुए, अंगुली करना हमारा काम है, हम तो हमारा झांकता करना काम है। तो न्यायपालिका की भूमिका कैसी? राजपालिका तो जैसी, सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन अगर न्यायपालिका भी कुछ करे, संसद इनको भी हटा सकती है रिमूवल के द्वारा। क्या जबरदस्त विचार आया वो में लॉक ने, क्या आइडिया निकाला। शक्ति भी रहेगी, राज्य भी रहेगी, लेकिन अनियंत्रित नहीं, नियंत्रित। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? शक्तियों को बांट दो, बांट दिया, फिर चेक एंड बैलेंस होता रहेगा। यानी घर में जिसके पास ATM हो, ATM किसी के पास हो, डिसीजन मेकिंग की क्षमता किसी दूसरे के पास हो, उसको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता तीसरे के पास हो। सब्जी कोई और लाएगा, पैसा कोई और देगा, बनाएगा कोई। सेपरेशन ऑफ पावर को तो मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। लिखने की बात है, क्या लिखा आपने? 3 अंगों का आगे लिखिए। यद्यपि लॉक के शक्ति पृथक्करण में लॉक के शक्ति पृथक्करण में विद्यमान विसंगति को लॉक के शक्ति पृथक्करण में विद्यमान विसंगति को मॉन्टेस्क्यू ने दूर किया। मॉन्टेस्क्यू ने दूर किया, जिसने कहा
जिसने कहा सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। जिसने कहा सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। अंतिम पॉइंट, लॉक ने सरकार की शक्तियों को सीमित करने हेतु क्रांति का विचार भी दिया। लॉक ने सरकार की शक्तियों को सीमित करने हेतु क्रांति का विचार भी दिया। सरकार की शक्तियों को सीमित करने हेतु क्रांति का विचार भी दिया, क्योंकि सीमित करने हेतु क्रांति का विचार भी दिया क्योंकि यदि सरकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करे, यदि सरकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करे, यदि सरकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन करे तो उसे सत्ता से बाहर किया जा सकता है। प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन करे तो उसे सत्ता से बाहर किया जा सकता है। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है जी, क्रांति की बात हॉब्स ने भी की थी, लेकिन सही मायने में उसके विचार में क्रांति का मतलब है ही नहीं है। यानी उसने क्रांति का सिद्धांत दिया, क्रांति करवा दिया। 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में इसका मतलब है पहले पार्ट में क्या लिखा, फिल्मर की आलोचना, दूसरे पार्ट में उसने अपना विचार दिया। इसने क्रांति का सिद्धांत उसने लिखा नहीं बल्कि क्रांति करवा दिया। और आपको हम याद दिला दे, इसीलिए हॉब्स ने क्रांति शब्द का प्रयोग तो किया था, लेकिन हॉब्स ने बार बार कहा था कि क्रांति करने का मतलब है कोई व्यक्ति अपने हाथ से अपनी उंगली काट रहा है तो इसलिए हम क्या करें। ये क्रांति करने का मतलब अराजकता में चले जाना, लेकिन लॉ की क्रांति का परिणाम अराजकता नहीं होगी। उसने बड़ी बखूबी इस बात को बचाया, क्योंकि हॉब्स यही डराता था, क्रांति करोगे मरोगे, प्राकृतिक अवस्था में जाओ। लॉक ने इस बात को बड़ी बखूबी बचा लिया। कैसे? कल